वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये जो वर्ड है ये चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने देखा था। एक सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। सो चैप्टर 2 में सेकुलरिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. So यहाँ पे persecution का मतलब होता है ill treatment. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minority quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious community. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of the religion nor dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the ground of their religion? Okay. So जो फर्स्ट टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का देखा है कि हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे हुआ है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, एक्सक्लूड कर रहा हो या परसिक्यूट कर रहा हो। सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्यूस लोग को जो हिटलर के ज़माने में जर्मनी में ज्यूस लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बहुत सारे ज्यूस को मारा भी गया था। सेम अभी क्या हो रहा है, इज़राइल जो कि एक जूइश नेशन है वो लोग मुस्लिम एंड क्रिश्चियन को डिस्क्रिमिनेट करता है। सऊदी अरेबिया में अगर देखोगे तो जो भी मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम है उन लोगों को ना टेंपल बनाना अलाउड है, ना चर्च बनाना अलाउड है, ना इधर वो लोग पब्लिक प्लेस पे वो लोग गैदर हो सकते हैं मीटिंग प्रेयर के लिए। सो ये सब क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इल ट्रीटमेंट है। और डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट होता है जब कभी गवर्नमेंट एक रिलीजन को पावर दे देती है। सो मैं ऐसा लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टेट, जब रिलीजन 1 को पावर बाकी सब रिलीजन से ज़्यादा मिल जाती है। तो अब ये देखिए, स्टेट पावर के कारण सपोज स्टेट ने रिलीजन 1 सऊदी अरेबिया का ले लेते हैं, रिलीजन 1 जो मुस्लिम है उसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, तो अब इसके पास ज़्यादा पावर आ गए और ये सब इल ट्रीटेड होंगे, डिस्क्रिमिनेट होंगे। जो बाकी रिलीजन 2, 3, 4 हैं ये इनके जो इनको फॉलो करते हैं वो डिस्क्रिमिनेट होंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म समझते हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protects us against state power, as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. So अगर सेकुलरिज्म का डेफिनेशन देखें, एक मार्क में अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं, सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है वो अपने खुद के हिसाब से अपना रिलीजन चूज कर सकता है ना, स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सो सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एंड आप तो जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, पीपल कैन चूज देयर ओन रिलीजन, है ना, ऐसा मेंशन भी है।
सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? रिलीजन को स्टेट से सेपरेट क्यों करना है? सो ये एक बार पढ़ लेते हैं, ये 3 मार्क का आता ही है क्वेश्चन। ये जो पूरा है 3 मार्क का आता ही है। As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country of function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. बात तो ये सही कह रहे हैं कि अगर सपोज एक कंट्री है तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन होते हैं। एक रिलीजन के सारे लोग तो एक कंट्री में रह रहे हैं ऐसा तो बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बाहर से भी आके रह लेते हैं तो वो अलग रिलीजन के हो जाते हैं, है ना। Within these religious group there will most likely to be one group that is in majority. और जब ज़्यादा लोग रह रहे होंगे तो एक ग्रुप मेजॉरिटी में होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हिंदू हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम है, सऊदी अरेबिया में मुस्लिम है। सो ऐसे अगर आप देखोगे इजराइल में जूइश है, तो ऐसे करके आप देखोगे कि हर एक कंट्री में कोई ना कोई मेजॉरिटी में होता ही है। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against and persecute persons of other religion. This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minority. The majority could quite easily prevent minority from practicing their religion. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in a democratic society. So, सबसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए ये चीज, यहां से यहां तक इसका आंसर है। अब मैं इसमें से 2 चीजें आपको बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है स्टेट एंड रिलीजन को सेपरेट करना। सो यहां पे मैं लिखते जाता हूं, why it is important to separate state मतलब गवर्नमेंट होता है, with religion. सो फर्स्ट पॉइंट है कि सपोज एक कंट्री है, अरे मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई भी कंट्री है, ये मैं एक कंट्री, यहाँ पे ऐसा होगा कि अलग अलग तरीके के अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहेंगे। रिलीजन ए, रिलीजन बी, रिलीजन सी, रिलीजन डी। और सपोज रिलीजन ए मैंने हिंदू ले लिया, यहाँ बी मुस्लिम ले लिया, सी क्रिश्चियन ले लिया, डी सिख ले लिया, है ना। सो ये 4 हैं। ई जैन ले लिया, एफ बौद्धम ले लिया, है ना। सो यहाँ पे इतने टाइप के मतलब और भी रिलीजन रहते होंगे, बट मैं आपको इतने टाइप के एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सो इन सब रिलीजन में प्रैक्टिकली अगर देखें तो हिंदू ज्यादा है। अगर हमने ऐसा कह दिया कि ऑफिशियल या नेशनल जो पूरे नेशन का जो रिलीजन है वो हिंदू है ना, मतलब हिंदुइज्म को ऑफिशियल रिलीजन सपोज अगर इंडिया में घोषित कर दिया तो जितने भी लॉ बनेंगे वो हिंदू के फेवर में बनेंगे, है ना। अगर रिलीजन को स्टेट से मैंने मिक्स कर दिया, कैसे मिक्स कर सकते हो, ऑफिशियल रिलीजन बोल दो। सो अगर हिंदू को ऑफिशियल रिलीजन बोल दिया गया इंडिया का, तो बाकी सब एलिनेटेड फील करने लगेंगे। हिंदू के पास पावर आ जाएगी, जितने भी लाइक हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके पास पावर आ जाएगी और वो दूसरे को इल ट्रीट करेंगे। सो आपको लोग को समझ आ गया होगा द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब पहला रीजन है कि टायरनी मतलब होता है कि डिक्टेटरशिप, मेजॉरिटी वाला कम्युनिटी डिक्टेट ना करे बाकी सब कम्युनिटी को, इसीलिए
स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना है। दूसरा होता है फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी कंट्री ए ले लेते हैं, इसका एक ऑफिशियल रिलीजन होगा, है ना, ऑफिशियल रिलीजन एक्स, है ना। सो कंट्री ए का ऑफिशियल रिलीजन अगर एक्स होगा, तो बाकी जो रिलीजन वाई जेड डब्ल्यू, ये अलग अलग रिलीजन जो फॉलो करते हैं, ये अपने रिलीजन को छोड़ के एक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल रिलीजन है उस कंट्री का। तो क्या फंडामेंटल राइट्स, जो राइट टू रिलीजन दिया गया था, वो सरवाइव कर रहा है उस कंट्री में, कंट्री ए में? नहीं, क्योंकि सभी तो एक्स को ही चूज करेंगे, ऑफिशियल रिलीजन है, पावर है ना। आज अगर आप देखते होगे, सो पाकिस्तान में इवन जो ज्यादातर वहां पे मुस्लिम है, एंड बहुत सारे मुस्लिम लोग को वहां पे पावर, सुप्रीम पावर मिलती है। सो जो भी मतलब दूसरे रिलीजन के होंगे, वो ट्राई करेंगे कि हम मुस्लिम में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जॉब में भी फायदा है, एजुकेशन में भी फायदा है ना, सुप्रीम जो पोस्ट है वो भी मिल सकता है हमें। सो अपना फंडामेंटल राइट तो खो दे रहे हैं। सो दो रीजन क्या है स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करने का? फर्स्ट, टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी। अगर स्टेट और रिलीजन सेपरेट रहेंगे तो कोई मेजोरिटी किसी के ऊपर डिक्टेट नहीं कर पाएगा। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स सब फॉलो करेंगे, है ना, वरना क्या होगा, वायलेशन हो जाएगा। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace other religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. यही फंडामेंटल राइट्स वाला पॉइंट ही आपको इधर भी बताया गया है कि जो राइट टू रिलीजन है उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी इंसान, जैसे सपोज ये कंट्री ये वाला वाई को भी एम्ब्रेस कर ले, जेड को भी एम्ब्रेस कर सकता है, डब्ल्यू को भी एम्ब्रेस कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। बट अगर आप एक ऑफिशियल रिलीजन बना दोगे तो वो इसको एम्ब्रेस ही नहीं करना चाहेगा, इन तीन रिलीजन को। वो किसको एम्ब्रेस करना चाहेगा? रिलीजन एक्स को, क्योंकि वो पावरफुल रिलीजन है उस कंट्री का, है ना। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were in hands of those Hindus who supported untouchability, when do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. So, कभी आपको किसी की एक रिलीजन में कोई दिक्कत लग रही है तो आप उसे चाहोगे कि आप उसे चेंज करो, बट अगर स्टेट पावर इन्वॉल्व होगी तो उसे चेंज करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सो इसीलिए स्टेट और रिलीजन को अलग रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिफॉर्म्स। सो ये की पॉइंट मैंने बता दिया। फर्स्ट है द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी से बचाता है, डिक्टेट कोई मेजर रिलीजन ग्रुप डिक्टेट नहीं कर पाएगा दूसरों पे। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से बचाता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने देता। थर्ड है कि अगर कोई रिफॉर्म आपको करना है तो इजीली रिफॉर्म कर सकते हो अगर स्टेट और रिलीजन अलग अलग हो तो। सो ये तीन पॉइंट देख लेना। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।